डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एक बड़ी खबरें यहाँ पर डिफरेंट चैनल्स के ऊपर वीडियोस के अंदर लोग करते हैं कि जी लोग कनाडा छोड़ के चले जा रहे हैं, बस ना मसला डल गया, इमिग्रेंट्स कनाडा में रुकने के लिए तैयार नहीं। तो आप लोग भी सोचते होंगे क्या वाकई ऐसे हो रहा है? मतलब उन वीडियोस को देखे तो ये इंप्रेशन मिलता है कि प्रॉब्ली कनाडा में आबादी अब गिरना शुरू हो गई है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इमिग्रेंट्स दे आर लिविंग कनाडा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जनाब इसमें किस हद तक सदाकत है इन खबरों के अंदर, और दूसरी बात ये कि अगर आप भी कनाडा में मौजूद हैं या आप कनाडा में इमिग्रेशन की प्लान कर रहे हैं और फिर किसी पॉइंट टाइम में अगर आपने फैसला करना है कि आपने कनाडा में रहना है मुस्तकबिल में इमिग्रेशन हासिल करने के बाद या नहीं, तो फिर क्या कंसिडरेशन या क्या फैक्टर होने चाहिए जिनकी रोशनी में आप एक अक्लमंद इंसान की तरह फैसला करें, ना कि भेड़ चाल में कोई गलत फैसला कर लें और बाद में पछताते रहें। क्योंकि इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बआसानी मिल जाती है। तो जब एक हर चीज़ मिल जाए और उसको फिर हम उसे कहते हैं अगर ज़ाया कर दें, ज़ाया करने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप वापस अपने मुल्क चले गए और फिर जो अपने चंद सालों में यहाँ पर तरक्की करके एक सर्टेन लेवल पे सेटल होना था, फिर 5-10 साल के बाद अपने मुल्क से मुंह उठा के वापस आते हैं और फिर एक नए सिरे से अपनी जदोजहद का आगाज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। अच्छा जनाब, अगर हम बात करें कि जनाब औसतन कितने लोग जो उनसे जो कनाडा में इमिग्रेशन के जरिए आते हैं, तो वो औसतन कितने परसेंट लोग हैं, कितने फीसद लोग हैं जो कनाडा को छोड़ देते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स कनाडा जो ब्यूरो है जिसके पास पूरे अदाद शुमार होते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ऑन एवरेज जब लोगों को कनाडा की इमिग्रेशन मिलती है तो पहले 10 साल के अंदर अंदर 10 से 15% लोग जो उनसे हैं वो कनाडा से वापस चले जाते हैं। उसकी मुख्तलिफ रीजन है। कुछ लोग सिर्फ अपना पासपोर्ट चेंज करवाने आए होते हैं, अपने मुल्क में वेल सेटल्ड होते हैं, जो उनकी फैमिली टाइज कुछ इस तरह की होती है कि यहाँ कनाडा नहीं रह सकते, पासपोर्ट चेंज होता है क्योंकि ये 7-8-10 साल का एक प्रोसेस होता है। फिर वो जनाब कहते हैं कि ठीक है जनाब, हम उसे कहते हैं वापस चले जाते हैं, बच्चों को यहाँ छोड़ के पेरेंट्स वापस चले जाएंगे, ये पूरी फैमिली वापस मूव कर जाएगी। बहरहाल ये 10 से 15% लोग 10 साल के अरसे में औसतन, यानी जिसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। और ये दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में होता है। अब इंटरेस्टिंगली आपके सामने सवाल होगा कि यार पिछले चंद सालों में अगर दादो शुमार की बात करें तो कितने लोग सालाना जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं वो कनाडा से वापस जा रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब अगर 21-22 के हवाले से हम बात करें तो तकरीबन कोई 50,000 के करीब, थोड़े कम 50,000 से लोग जो हैं वो कनाडा से वापस गए इमिग्रेंट्स। इसी तरह अगर आप 20-21 की बात करें तो तकरीबन कोई 36,000 के करीब लोग वापस गए। इसी तरह 19-20 की बात करें तो तकरीबन फिर 35,000 के करीब लोग वापस गए। और सबसे ज्यादा लोग जो वापस गए, अगर जो मेरे पास जो डेटा है 2017-18 तक का, तो उसमें 17-18 में तकरीबन कोई 50,000 लोग वापस गए थे। अगर हम इसको 21-22 के पर्सपेक्टिव में देखें, जो रिसेंट यानी डेटा 23 तो भी चल रहा है, 21-22 के हवाले से हम देखें तो तकरीबन 4-4.5% इमिग्रेंट्स जो हैं वो उसे कहते हैं वापस चले गए कनाडा से इस साल। अब जब आपके दिल में सवाल होगा कि ये लोग कनाडा से वापस जाने का जो फैसला करते हैं, 4 से 5% का मेजॉरिटी 95% यहीं पे स्टे करती है। पहले तो ये चीजें में रखें। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 2022 के दादोशुमार की बात करें तो कनाडा की आबादी औसतन को 1 मिलियन से ज्यादा बढ़ी है। नेट ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूँ इमिग्रेंट्स के जाने के बावजूद। और ये 1957 के बाद पहली बार इतना हुआ है कि कनाडा की आबादी में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, यानी न्यू बर्थ की वजह से भी और इमिग्रेंट्स के आने की वजह से। ये तकरीबन 2.7% ग्रोथ रेट है एक साल का, 2.7%। ये बहुत हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दादोशुमार हमें कहानी ये बता रहे हैं कि कनाडा के अंदर इमिग्रेंट्स के आने से इमिग्रेंट्स की फैमिलीज में जो नए बेबीज पैदा हो रहे हैं, सब कुछ वगैरह वगैरह, ये एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसके नतीजे में कनाडा की आबादी बतदरीज बढ़ रही है। और जो इमिग्रेंट्स मुल्क छोड़ के भी जाते हैं वो औसतन 4 या 5% के करीब लोग होते हैं। और उनके रीजन मैंने आपको बता दिए कि कुछ लोग सिर्फ पासपोर्ट चेंज कराने आते हैं, कुछ लोग यहाँ का शायद हार्श वेदर जो है वो उसे कहते नहीं बर्दाश्त कर सकते, वगैरह वगैरह। अब अगर जनाब हम एग्जैक्ट बात करें कि लोग जो ये छोड़ के जाते हैं वो रीजन क्या देते हैं, तो उसमें से एक फैक्टर तो आपको बताया कि जी वो ये है कि कुछ लोग जो से होते हैं वो कहते हैं हमें पासपोर्ट चेंज कराना था, जहाँ डुअल नेशनलिटी के कॉन्सेप्ट है, वो पासपोर्ट लेते हैं कि यहाँ ट्रैवल की फैसिलिटी उनको मिल गई, अपने मुल्क उनके बिजनेसेस या नौकरियाँ सही चल रही हैं, वो वापस चले जाते हैं 4-5 साल 6 साल के यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना वो एक ऑडियल से गुजर के यहाँ पी काट के वापस चले जाते हैं। कुछ लोग जो से जो रिसेंट टाइम में कंप्लेन कर रहे हुए कह रहे हैं कि जी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कनाडा के अंदर बहुत बढ़ गई है। जाहिर बता जब किसी वेस्टर्न कंट्री में आएंगे, G7 कंट्री में आएंगे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो वैसे ही बढ़ेगी।
तो यहाँ पे अगर आप देखें 22-23 के अदादो शुमार तो तकरीबन औसतन जो अफरात ज़र कनाडा के अंदर रही है वो 4% के करीब है। तो 4% अफरात ज़र कनाडा के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ज़्यादा है। कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो 15-20% भी चलती है इंडिया पाकिस्तान के केस में, लेकिन यहाँ पर 4% ज़्यादा है और गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसको वापस 2% के टारगेट के ऊपर सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं और गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है उसके जरिए नीचे लेके हैं। बहरहाल 4% के करीब महंगाई है जो लोगों के लिए एक दर्द सर बनी। इस वजह से भी कुछ लोग कनाडा से जाने की प्लान कर रहे हैं, छोड़ते हैं। उसके बाद जनाब जो तनख्वाहों में इजाफा है वो इतना खातिर ख्वाह नहीं हो रहा, महंगाई ज़्यादा हो रही है। और अगर फिर हम तनख्वाहों के हवाले से भी बात करें तो डिफरेंट प्रोविंसेस में ये ऐसी बात नहीं कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, लोग कुछ ऐसे शोर भी ज़्यादा मचाते हैं। मैंने कहा जी अफराते ज़र या इन्फ्लेशन 4% रही है 22-23 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ तनख्वाहों में इजाफे की बात करें डिफरेंट प्रोविंसेस जो 10 प्रोविंसेस 3 टेरिटरीज हैं कनाडा की, उसमें औसतन 3% से लेके 7% तक जो सैलरी या वेजेस है उनमें भी इजाफा किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जनाब महंगाई हो रही है और तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। जो कारोबारी लोग हैं उनके तो मुनाफे बढ़ रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है यार, जिनका कामयाब कारोबार चल रहा है वो सब कुछ बड़े सुखी हैं यहाँ पे, और चीज़ इनकी गुजार है। बहरहाल कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब यहाँ पे वेजेस नहीं बढ़ी, तो इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। पता है उनके दिन में वेजेस की डेफिनेशन क्या है या वो किस मुल्क के हवाले से कंपेरिजन कर रहे हैं। उसके बाद जनाब हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, ये एक क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो हाउसिंग की इन्वेंटरी है वो इतनी लो है कि वो डिमांड सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से जो लोग रेंट पे रहना चाह रहे हैं उनकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तकरीबन कोई आप कह सकते हैं 15-20% इजाफा हो गया पिछले 1.5-2 साल में, और घरों की कीमतों में तकरीबन इस तरह ही इजाफा हुआ है। तो ये एक वाकई क्रिटिकल फैक्टर है कि लोग सोचते हैं कि यार घर सर छुपाने का जो ठिकाना है वो कनाडा में काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। ये एक रियल प्रॉब्लम है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल है कि जी लॉ एंड ऑर्डर डिटीरियोरेट हो गया है। उसके बारे में हम बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर आप कंपेयर करें किससे डिटीरियोरेट हुआ है। अगर आप कहें जी 5 साल पहले कनाडा में लॉ एंड ऑर्डर क्या था, डेफिनेटली मैं भी कहूँगा उसके मुकाबले में डिटीरियोरेट हो गया। लेकिन मैं मुझे कोई ये कहे अच्छा यार तुम इसके छोड़ के कहाँ जाओगे, अफगानिस्तान जाओगे, पाकिस्तान जाओगे, इंडिया जाओगे, सोमालिया जाओगे, तो मैं कहूँगा भाई वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ही बुरी है। तो कनाडा तो भी जन्नत है उसके हवाले से, तो प्रॉब्ली आई वॉन्ट गो। पर कुछ लोगों के दिन में है कि यार लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि माजी के मुकाबले में अब बिगड़ता जा रहा है, तो वो इस खौफ से भी इसको छोड़ के अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं और जा रहा है जिसका यहाँ पर यानी जिसको कुछ ठिकाना मिलता है। और उसके बाद कुछ लोगों को रिसेंट गवर्नमेंट के साथ ये जो उस वक्त गवर्नमेंट चल रही है लिबरल्स की, वो कहते हैं कुछ ज़्यादा ही लिबरल हो गए हैं। यानी कुछ चीज़ें जो उनसे आपने देखा होगा LGBT के हवाले से, बाकी चीज़ें भी इस तरह ये कर रहे हैं। तो जो कुछ लोगों के जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये कि ये डिफरेंट रीजन होते हैं जो लोग छोड़ के जाते हैं, वो मैंने आपको वजाहत की। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो के अंदर मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जी फर्स्ट करें आप इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं, यानी आप एक इमिग्रेंट हैं, या आप प्लानिंग करें कि आपने कनाडा में इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, और फिर आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने कनाडा में रहना है या नहीं, ये मैं किस बेसिस के ऊपर ये फैसला करूं। सुनी सुनाई बात पे चला जाऊं कि भेड़ चाल चंद लोग कह रहे हैं, लेकिन वो चंद लोग भी आपको होता है 4-5% बनते हैं, मेजॉरिटी 95% यहीं पर स्टे करती है। तो आपके भी इम्कान ये है कि आप उन 95% में होंगे यहाँ स्टे करेंगे। बट एनीवे, अगर आप ये समझते हैं कि जी आपने कभी कनाडा को छोड़ना है, तो मैं समझता हूँ कि 10 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी रोशनी में आपने ये फैसला करना है कि जनाब मैं कनाडा को छोड़ के जिस मुल्क में वापस जाना चाह रहा हूँ, चाहे वो मेरा अपना मुल्क है या कोई और मुल्क है, ठीक है ना, वहां पर इन 10 फैक्टर्स, क्रिटिकल फैक्टर्स में मेरी जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी या बुरी होगी। अगर आप ये समझते हैं कि इन 10 क्रिटिकल फैक्टर जिनका भी मैं जिक्र कर रहा हूँ उनमें आप निस्बतन बेटर ऑफ होंगे, तो फिर आप कनाडा जरूर छोड़ दीजिएगा या छोड़ दें अगर अभी आप कनाडा में मौजूद हैं। और अगर आप समझते हैं कि जनाब वहां पर आप वर्स ऑफ हो जाएंगे, कनाडा में भी आप बेहतर हैं, तो फिर आप उन 95% लोगों की तरह सुकून से यहाँ पर बैठे और ऊपर नीचे जो हालात आते हैं हर मुल्क के अंदर, हर मुआशरे के अंदर, उनको आराम से ब्रेवरी के साथ फेस करें और अच्छे दिनों की उम्मीद रखें और मेहनत करें। अब वो 10 फैक्टर्स क्या हैं। पहली चीज जो सी है जनाब, जैसा जिक्र किया कि जी इनकम, लोग कहते हैं जनाब इनकम जो सी है, पर्टिकुलरली मेजॉरिटी लोग एम्प्लॉय माइंडसेट से आते हैं, उन्होंने नौकरियां करनी होती है, कहते हैं जी वेजेस जो सैलरीज हैं वो स्टैगनेंट हो गई है। मैंने भी आपको बताया कि उसमें सदाकत नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन भी 4% प्लस माइनस पे चल रही है और तकरीबन तनख्वाहें भी इतनी बढ़ी हैं, तो आप अपनी उसी ब्रेक इवन लेवल के ऊपर ही चल रहे हैं, तो इससे कुछ लोगों को ये मसाइल पैदा हो रहे होंगे। फिर आप देखें कि जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे आप कनाडा के मुकाबले में ज़्यादा कमा सकते हैं और वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो सी है कि जनाब लोग कहते हैं फूड और ग्रोसरी, यानी जिनको
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं जी, उनमें महंगाई ज़्यादा हो गई हुई है, चीज़ें बड़ी महंगी हैं, सब कुछ। ये आपको पता है पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट के अंदर वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है महंगाई जो सी, ये कोई सिर्फ कनाडा स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन फिर अगर आप जिस मुल्क में जाना चाह रहे हैं वो आपका होम कंट्री भी हो सकता है या कोई और मुल्क, तो आप देखिए वहां पर महंगाई की शरह क्या है, सिर्फ अंधाधुंध छलांग ना लगा लें और बाद में फिर आप पछताएं कि नहीं यार ये आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये में क्या मसला हो गया। तो आप उस चीज़ को भी कंपेयर करें, ठीक है जनाब। फिर चीज़ आ गई हाउसिंग फैसिलिटी की, वो मैंने जिक्र कर दिया कि जी हाउसिंग में जाहिर पता चाहे आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं चाहे आपने मॉर्गेज लिया हुआ है, वो एक दर्द सर बना हुआ है मेजॉरिटी कैनेडियंस के लिए। ये अब आप देखें कि दुनिया के किस मुल्क के अंदर आपको सस्ते घर या मकानात मिलेंगे। जहाँ तक सरकारी दादोशुमार का ताल्लुक है और जो प्रैक्टिकल विजडम बता रहा है ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में ही आबादी क्योंकि बढ़ रही है, ज़्यादा घरों की किल्लत हो रही है, तो ये हाउसिंग प्रॉब्लम जो सी है किसी में कुछ ज़्यादा है किसी में कुछ कम है। बट एनीवे अगर आप समझते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको कनाडा से बेहतर हाउसिंग फैसिलिटी मिल सकती है, जैसे अमेरिका में कुछ लोग चले जाते हैं, अगर वो यूएस डॉलर में कमा रहे हैं तो वहाँ घर निस्बतन सस्ते हैं, हमसाया पड़ोस मुल्क है, आप वहाँ आसानी से मूव कर सकते हैं, कैनेडियन पासपोर्ट के साथ भी आपको कोई जॉब भी मिल सकती है वर्क परमिट के ऊपर वगैरह वगैरह, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद जनाबे वाला हेल्थ फैसिलिटी आ गई। अब हेल्थ फैसिलिटी आप देखेंगे कनाडा में हेल्थ फैसिलिटी मुफ्त है, जाहिर बात है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है, बेनिफिट है। अगर आप फिर अमेरिका से कंपेयर करें, वहाँ पे आपको जो फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ जाती है, अच्छी खासी हज़ारों डॉलर महीने का खर्चा हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस एज ब्रैकेट में आप हैं, आपको कोई बीमारी है या नहीं है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो हेल्थ का बेनिफिट्स है वो एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है, फ्री हेल्थ फैसिलिटी। अगर जो फिर कुछ लोग बात करते हैं कि जनाब थोड़ी बहुत उसमें जनाब डिलेज आ रहे हैं फिलहाल, कि वो भी उसमें एक अलग वीडियो उसमें मैंने अपलोड की है, उसका मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगा बायो में अपनी में, आप उसको देखें। मैंने पूरे इसके हेल्थ सिस्टम को डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप यहाँ पर इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है मेरे अपने ज़ाती तजर्बे के बेस पर। अब उसके बाद जनाब आ गया एजुकेशन। एजुकेशन भी आप देखें यहाँ पे कनाडा की जो तालीम है वो दुनिया की जो चंद बेहतरीन ममालिक की तालीम है उसके मयार के ऊपर है। जी अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, मैं इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं क्या वहाँ आपके बच्चों को ज़्यादा अच्छी तालीम मिल सकेगी कनाडा के मुकाबले में। अगर आप समझते हैं तो ज़रूर कनाडा को छोड़ दें, क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के बेस के ऊपर आपने ये फैसला करना है, भेड़ चाल में ये फैसला नहीं करना कि कनाडा क्यों आप छोड़ रहे हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। जैसे मैंने पहले बात की कि लॉ एंड ऑर्डर क्या कि हाँ जी जब इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आएंगे तो वो इंसानों को आप लेके आ रहे हो, ठीक है ना, इंपोर्ट कर रहे हो। तो अब बुनियादी तौर पे जब इंसान आएंगे तो अपने साथ वो वैल्यूज़ लाएंगे, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ लाएंगे। और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, और शुरू में इमिग्रेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है, बेशुमार लोग जो जो अपने मुल्क में मयारी ज़िंदगी गुजारे होते हैं, यहाँ पर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती। तो फिर कई लोग जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में ईवल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाती है, चोरी चिकारी शुरू हो जाती है, कत्लो गारी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से कुछ और। तो उसके हिसाब से कनाडा में अगर आप पिछले 5-6 साल में अगर आप देखें तो क्राइम रेट में इजाफा हुआ है। लेकिन अभी भी कनाडा दुनिया के जो मेरे ख्याल में टॉप 10 या 15 सेफेस्ट कंट्रीज हैं उनके अंदर इसका शुमार होता है अभी भी, ठीक है ना। तो ये भी फिर आप देख लें कि जनाब इस मुल्क के अलावा कौन सा आपको ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बेहतर मुल्क मिलता है, उस मुल्क में आप जाने का फैसला कर सकते हैं। उसके बाद जनाब एनवायरनमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिसमें आप पोल्यूशन या इसकी बात करते हैं, अगर आप देखें तो दुनिया के बेशुमार मुल्कों में ये ना हम सारे अमेरिका में भी चले हैं तो उसके जो नीचे घर लागे वहाँ पे आपको पोल्यूशन ठीक ठाक मिलेगी। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो फिर पोल्यूशन का आप नाम लेना, वहाँ तो है ही सिर्फ पोल्यूशन। तो कनाडा की जो एनवायरनमेंट है, जो इसकी नेचुरल साइड टोपोग्राफी और सब कुछ कुदरत ने जिसको दिया हुआ है, ठीक है जी, हर तरफ ग्रीनरी है, आपको लेक्स मिलती हैं, आप सांस बाहर लेते हैं खुली फिजा में तो आपको मजा आता है, आपको लगता है कि वाकई है फ्रेश ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जा रही है। ये चीज़ आपको अगर किसी और मुल्क में बेहतर मिल सकती है तो डेफिनेटली जनाब कनाडा को आप जरूर छोड़ें और उस मुल्क में चले जाएं। उसके बाद जनाब वाला इसमें जो ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज बेनिफिट्स, इस पर मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की हुई है, उसका भी लिंक अभी बायो में इस वीडियो के साथ में दे दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ओल्ड एज फैसिलिटी है, ओल्ड एज बेनिफिट्स कनाडा में बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि हमारे मुल्कों में स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वो ओल्ड एज बेनिफिट मिलते हैं, यकीन वो ओल्ड एज बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप फैसला कर रहे हैं वापस जाने का तो फिर आपने ओल्ड एज में क्या करना है, हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर यू, आपके बच्चे करेंगे, आपके रिश्तेदार आपको लुक आफ्टर करेंगे, आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स है, उसकी रोशनी में फैसला करें कि आपने कनाडा में रहना है या नहीं। उसके बाद जनाब वाला जो आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जिसको वर्क एंड लाइफ बैलेंस कहते हैं। अब हमारे मुल्कों के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आप पैसा कमा रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें, लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ बेसिकली पैसा ही कमाने में लगे होते हैं, और जो हमारी मैक्सिमम जो हमारी
इंजॉयमेंट होती है ना, अगर आप देखें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कल्चर में बहुत से बड़ा कोई अमीर आदमी भी होगा, बड़ी वो फड़े मारेगा जी मैं ये करता हूँ, वो क्या करेगा, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लेगा बस। या किसी के बेचारे का बड़ा कोई इस तरह का कोई थोड़ा बहुत होगा, सरकारी उसका कोई जैक लगा हुआ है या उसको पैसा है, तो वो थोड़ा बहुत कोई जाके कोई किसी हिल स्टेशन की सैर कर लेगा, ठीक है जी, या ऐसा कोई छोटा मोटा कोई और काम कर लेगा, किसी बोट के अंदर बैठ के थोड़ी सी अरेबियन सी में या किसी और समुद्र में सैर कर लेगा और कहेगा जी मैंने लाइफ एंजॉय करनी। यहाँ पे अगर आप देखें फैसिलिटीज के हवाले से वर्क एंड लाइफ बैलेंस, तो यहाँ पर एक ऑर्डिनरी बंदे को भी वो एक कम्युनिटी सेंटर से लेके और बाकी जो फैसिलिटीज आपको सारी की सारी मिलती हैं जनाब, यहाँ पर आप इस कंट्री को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वहाँ पर जो टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है और अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर फैसिलिटीज अवेलेबल है, या स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज जो सी हैं, हंटिंग की फैसिलिटी जो सी हैं, आपने को ट्रैकिंग करनी है, यानी यू नेम एनी एक्टिविटी जो वर्क एंड लाइफ बैलेंस के अंदर आए, चाहे आपने थिएटर में जाके मूवीज देखनी है, आपने जनाब कोई अच्छी किताबें पढ़नी है, आपने म्यूजिक सुनना है, आपने कोई गैदरिंग में जाना है, आपने कोई सोशल इवेंट्स को एंजॉय करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, वो आपको कनाडा में सब कुछ मिलता है। तो ये आपकी चॉइस है कि कनाडा में रहते हो वर्क एंड लाइफ बैलेंस के ऊपर अमल कर रहे हैं, या टिपिकल अपने उसी एशियन माइंडसेट के साथ यहाँ पे कमाने में रैट रेस में लगे हैं कि आज मैंने एक घर बना लिया, आज दूसरा घर है उसकी मैं मॉर्गेज दूंगा, तीसरा दूंगा, और फिर एक दिन मर जाएंगे और फिर बाद में जो आपके सक्सेसेस है वो उस प्रॉपर्टी को बेच के एंजॉय करेंगे, और आप फिर बुढ़ापे में सोचेंगे यार मैं तो सुबह ये घर जो खरीदा था, ये तो सुबह मैं 6 बजे उठ जाता था, मजदूरी करने चला जाता था, अपने काम में जो भी काम करता था रात को 8 बजे में आता था, मैं तो ये हफ्ते में 7 दिन यही करता रहा। तो ये वर्क एंड लाइफ बैलेंस जो है आपको कनाडा में मिल सकता है, हमारे मुल्कों में ये नहीं है, ठीक है जनाब, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की मैं बात करूँ। तो आप जब फैसला करें सोच समझ के फैसला करें, फिर अगेन इट डिपेंड अपॉन कि उस वर्क एंड लाइफ बैलेंस को कनाडा में एंजॉय भी कर रहे हैं या आप भी रैट रेस में लगे हुए हैं और सुबह शाम बस मेहनत करके आप सिर्फ यानी कि रात को सोने के लिए उस घर में वापस आते हैं और बाकी आपको नहीं पता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या साल में एक आध बार आप कोई 2-4 दिन की छुट्टी लेके कहीं चले जाते हैं, बाकी आप कहते हैं 360 दिन में नहीं या 350 दिन में काम करना है। ये भी आप अपने ध्यान में रखें जब आप कनाडा को छोड़ने का फैसला करें। और आखिरी चीज जो है वो वेदर कंडीशन के हवाले से हम बात करते हैं। हम कहते हैं जनाब, लोग कहते हैं जी कनाडा बहुत ठंडा मुल्क है, डेफिनेटली ठंडा मुल्क है जनाब, नॉर्थ के अंदर वाकई ठंडा मुल्क तो होगा, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कोई भी आपको पसंद नहीं होते। हमारे जो एशिया के मुल्क है ममालिक, मोस्टली जो उनकी सिटी जो बड़े गर्म शहर होते हैं, वहाँ पे गर्मी की मुसीबत होती है, फिर लोड शेडिंग के मसाइल होते हैं, फिर आपको वहाँ पे मच्छर मिलेंगे, आपको और तरह की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो जनाब सर्दियाँ अगर आधा साल रहती हैं तो आधा साल मौसम बहुत अच्छा भी रहता है, और सर्दियों में भी आप बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करते हैं और आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती कि बाग्स हैं या बाकी चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, या घर में सर्दी के अंदर आप ठिठर रहे हैं मिसाल के तौर पे, या बाहर उसे कहते हैं आप गाड़ी में बैठे तो गाड़ी के अंदर आपके हीटिंग सिस्टम नहीं है, या आपके कपड़े जो से हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि जनाब सर्दी को कंट्रोल कर सकें वगैरह वगैरह। तो जनाब जस्ट टू कट इट शॉर्ट, मैंने क्विकली आपको बताया कि हकीकत क्या है, और लोग जो जिस तरह वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि जी लोग कनाडा छोड़ के चले जा रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं, वो आपको उसे कहते हैं एक गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। तो अगर आप कनाडा में रहते हैं या कनाडा में आने की प्लान कर रहे हैं तो ओपन माइंड के साथ हैं, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, और यहाँ पर अगर आप फ्लैक्सिबल माइंड के साथ आएंगे तो आप उन 95% लोगों में होंगे जो इस मुल्क के अंदर आते हैं और फिर हमेशा यहीं पर स्टे करते हैं। और अगर आप उन 5% में हैं जो ये मुल्क छोड़ के वापस जाने की प्लान कभी करना चाहते हैं, तो फिर आप इन 10 फैक्टर्स की रोशनी में फैसला कीजिएगा कि जनाब आप बेटर ऑफ होंगे या वर्स ऑफ होंगे एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर डिसीजन, ताकि बाद में आपको कोई रिग्रेट्स ना हो, क्योंकि इमिग्रेशन हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी G7 कंट्री में। जब आपको एक दफा इमिग्रेशन मिल गई और आप छोड़ के चले गए, इमिग्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको PR कार्ड मिल गया, फिर आपने यहाँ पे जिंदगी में सेटल भी होना है। तो अगर आप सेटलमेंट का जो टाइम है फिर भागे घबरा के 3-4 साल के बाद अपने मुल्क में चले गए, तो फिर 4-5 साल के बाद आपको ख्याल है कि यार गलती की थी, वापस आता हूँ, तो फिर आप एक रोलिंग स्टोन बन जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो एनीवे जनाब, मैंने एक अपने तजर्बे की रोशनी में और कुछ जनाब जो आज़ाद-ओ-शुमार की रोशनी में आपके साथ ये कुछ की फैक्ट शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको थम्स अप भी दें, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।